मूवी का स्टार्ट एमा नामी लड़की से होता है जिसकी शादी मार्क से हुई होती है। मार्क बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, लेकिन एमा इस शादी से कुछ खास खुश नहीं होती, जिसकी वजह से उसका अफेयर एक टॉम नामी आदमी से होता है। दूसरी तरफ एमा का शौहर यानी मार्क वो भी कुछ खास लॉयल नहीं होता, लेकिन एक दिन एमा टॉम से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अपने शौहर को धोखा नहीं देना चाहिए। जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि उनकी शादी की 11th एनिवर्सरी होती है, जिसकी वजह से एमा मार्क के ऑफिस जाती है। लेकिन एमा मार्क के ऑफिस जाकर ये देखती है कि मार्क वहाँ पे है ही नहीं, और एमा के साथ हुए एक इंसिडेंट की वहाँ पर फाइल पड़ी होती है। असल में एमा एक फोटोग्राफर थी। एक दिन बॉबी नाम का गुंडा एमा से उसका कैमरा लेकर भाग जाता है। एमा अपना कैमरा लेने के लिए उसके पीछे जाती है तो वो एमा से जान छुड़वाने के लिए उसके पेट में चाकू मार देता है। एमा खुद को बचाने के लिए उसकी आंख में अपनी कीज मार देती है, जिससे उसकी आंख पर बहुत चोट आती है और वो आदमी 10 साल से जेल में होता है। लेकिन मार्क ने उसे अभी रिसेंटली जेल से निकलवा दिया होता है। ये देखकर एमा मार्क से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब मार्क एमा को ये बताता है कि अपनी कंपनी के कुछ बुरे काम करवाने के लिए उसे लोगों की जरूरत है, इसलिए उसने मार्क को आजाद करवा दिया है। खैर सच्चाई क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर मार्क एमा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और खुद ही उसके गले में पहनाता है। इसके बाद वो एमा के आंखों में पट्टी बांधकर उसे एक जगह पर लेकर जाता है। वो एक काफी बड़ा लेक हाउस होता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी होती है। वहाँ जाकर एमा देखती है तो हर जगह कैंडल्स होती है और एक रूम में मार्क और एमा की बहुत सारी पिक्चर्स होती है। ये देखकर एमा काफी खुश होती है। मार्क एमा से ये भी कहते हैं कि वो अच्छा शौहर नहीं बन पाया, लेकिन अब वो पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद दोनों ड्रिंक करना शुरू हो जाते हैं। ड्रिंक में कोई नशे की दवाई होती है, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब एमा की आंख खुलती है तो उसका हाथ मार्क के हाथ के साथ बंधा होता है। हैंडकफ में बंधा हाथ देखकर एमा काफी हैरान होती है। मार्क एमा को ये कहता है कि अभी उसके लिए एक और सरप्राइज है और अपने सर में गोली मार लेता है। ये देखने के बाद एमा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन शॉक से बाहर आने के बाद वो अपने हाथ को मार्क के हाथ से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन गन में कोई गोली ही नहीं होती। और एक दूसरे रूम में मार्क ने एमा का वेडिंग ड्रेस लटकाया होता है, जिसके पीछे एक लॉकर भी होता है। एमा वेडिंग ड्रेस पे मार्क की डेड बॉडी को रखकर नीचे आ जाती है और कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि शायद किसी से कांटेक्ट हो सके, लेकिन मार्क का फोन तो चल ही नहीं रहा होता और एमा का फोन भी मार्क ने पानी में डाल दिया होता है। एमा ये सब देखने के बाद गाड़ी की तरफ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। उस रिकॉर्डिंग में किसी और की नहीं बल्कि मार्क की आवाज ही होती है और वो एमा को इस सब के बारे में बता रहा होता है कि ये सारी उसकी प्लानिंग थी और अब वो मार्क के साथ ही फंसी रहेगी, यही उसका एनिवर्सरी गिफ्ट है। और मार्क एमा को ये भी बताता है कि उसने गाड़ी में से सारा पेट्रोल निकाल दिया था और अब वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। जिसको सुनने के बाद एमा वापस घर में आ जाती है और सबसे पहले आकर अपने मुंह से मार्क का खून साफ करती है और उसके बाद वो एक कमरे में जाती है जहाँ पर पहले मार्क और एमा की सारी पिक्चर्स लगी हुई थी, लेकिन अब वहाँ पर टॉम और एमा की पिक्चर्स लगी हुई थी। ये देखने के बाद वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है जहाँ पर बॉबी की स्टेटमेंट होती है कि उसने कैसे और क्या किया था एमा के साथ। ये सब सुनने के बाद एमा ट्रॉमा में चली जाती है और उस टेप रिकॉर्डर को बड़ी बुरी तरीके से तोड़ देती है। इसके बाद दरवाजा नॉक होता है। जब एमा दरवाजे पर देखने जाती है कि कौन है तो वहाँ पर टॉम आया होता है। टॉम एमा को ये बताता है कि एमा ने उसे हेल्प के लिए बुलाया था, लेकिन एमा वहाँ पर ये समझ जाती है कि ये उसने नहीं बल्कि ये भी मार्क का ही काम है। एमा टॉम को सब कुछ बताती है और ये सब सुनने के बाद टॉम एमा को ये बताता है कि कल रात मार्क की कंपनी में रेड हुई थी, जिसके बाद पुलिस को उसके सारे गलत कामों का पता चल गया और उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। ये सब सुनने के बाद एमा टॉम को कहती है कि वो पुलिस को कॉल करे। टॉम कहते हैं कि उसका फोन गाड़ी में चार्जिंग पे लगा हुआ है और वो फोन लेने जा ही रहा होता है कि वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से एक लड़का निकलता है, उसका नाम जिमी होता है। गाड़ी देखकर टॉम एमा को अंदर जाने के लिए कहता है। जिमी जब टॉम के पास आता है तो उसे कहता है कि मार्क ने उसे पाइपलाइंस ठीक करने के लिए बुलाया था। टॉम उसे पैसे देता है और जाने का कहता है, लेकिन जिमी तरह तरह के बहाने करके अंदर जाने की बात करता है। वहीं पर अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं कि एक और गाड़ी आती है और उसमें से बॉबी निकलता है। बॉबी को देखकर एमा छुप जाती है क्योंकि वो अभी भी उससे डरती होती है। बॉबी निकलने के बाद सबसे पहला काम टॉम को मारने का करता है और अंदर एमा को ढूंढते हुए चला जाता है। ये देखने के बाद एमा वहाँ से चली जाती है और एक कॉटेज तक पहुँचती है। कॉटेज में जाने के बाद उसको एक ऐसा वेपन मिलता है जिससे वो मार्क का हाथ काट कर अपने आप को अलग कर सकती है। अभी वो ये सोच ही रही होती है कि वहाँ पर जिमी आ जाता है और वो एक पर्दे के नीचे छुप जाती है। मार्क की डेड बॉडी देखकर जिमी बहुत ज्यादा डर जाता है और बॉबी को बुलाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एमा मार्क का हाथ काट कर वहाँ पर ही छुप जाती है। जब बॉबी वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन एमा के पाँव के निशान देखकर वो इस चीज का अंदाजा लगा लेती
कहते हैं कि एमा कहीं दूर तक नहीं भाग सकती क्योंकि वो नंगे पाँव है। उन दोनों के जाने के बाद एमा को एक पाइप नजर आता है जिसको पकड़ पकड़ के वो पेट्रोल के गैलन तक पहुंचती है। गैलन को पकड़ने के बाद वो अपनी गाड़ी तक जाती है ताकि पेट्रोल भर सके। वो अभी इतना कर ही रही होती है कि वहाँ पर बॉबी को आवाज आ जाती है कि शायद कोई गाड़ी के पास है। वो फौरन गाड़ी के नीचे छुप जाती है। जब बॉबी वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद वो सारे टायर को पंचर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एमा भी वहाँ से निकलकर स्टोर तक पहुँच जाती है। वो पकड़ी ही जाने वाली होती है कि अचानक अपनी गाड़ी की चाबियों से गाड़ी का अलार्म ऑन कर देती है। दिखाया ये जाता है कि जिमी और बॉबी दोनों भाई होते हैं। जिमी और बॉबी गाड़ी का अलार्म सुनकर गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इतनी ही देर में एमा एटिक तक चली जाती है और वहाँ पर एक गोल्फ सेट रख कर उसके ऊपर पर्दा डाल देती है ताकि जब वहाँ पर बॉबी आए तो उसे लगे कि ये एमा है। और बॉबी जब एटिक में आता है तो उसे यही लगे कि वो एमा है, लेकिन एमा उसके पीछे छुपी होती है और इसी बात का फायदा उठाकर बॉबी के पीछे गोल्फ स्टिक से अटैक करती है, जिसके बाद बॉबी बेहोश हो जाता है। बॉबी को बेहोश करने के बाद एमा जिमी को एक रूम में बंद कर देती है और रूम में बंद करने के बाद वो नीचे टॉम की गाड़ी की तरफ आती है। वो गाड़ी स्टार्ट ही करने वाली होती है कि वहाँ पर बॉबी आ जाता है। वो जल्दी से फोन पर इमरजेंसी कॉल मिलाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। ये देखने के बाद बॉबी फोन तोड़ देता है और एमा के मुंह पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब एमा की आंख खुलती है तो उसका हाथ दोबारा से मार्क की डेड बॉडी के साथ बांधा होता है, जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि जिमी और बॉबी वही लॉकर एमा के पास ले आए हैं और उससे पासवर्ड पूछ रहे होते हैं, लेकिन एमा कहती है उसे उस पासवर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब बॉबी एमा को ये बताता है कि बॉबी पासवर्ड के बारे में जानता है। ये वो डेट है जब मार्क और एमा फर्स्ट टाइम मिले थे, लेकिन एमा उसे बताने से मना कर देती है। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तब भी तुम मुझे मार दोगे। तो गुस्से में आकर बॉबी एमा को ये कहते हैं कि वो 10 साल जेल में रहा और उसके पाँव की उंगलियां काटने लगता है। ये देखकर जिमी को एमा पर तरस आ जाता है और वो बॉबी को रोक देता है। ये देखकर बॉबी काफी हैरान होता है और एमा जिमी को कहती है कि उसका हाथ खोल दे, जिसके बाद जिमी बड़े प्यार से उसका हाथ खोल देता है। ये देखने के बाद एमा बॉबी को लॉकर का पासवर्ड बता देती है। लॉकर खोलने के बाद उन सबको अंदर से एक ऐसा चाकू नजर आता है जिस पर यह लिखा होता है कि नेकलेस एमा के दिल के पास है, यानी जो नेकलेस मार्क ने एमा को दिया था वो नेकलेस ही डायमंड का था। जिमी वो नेकलेस को खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो नेकलेस बिल्कुल नहीं खुलता। जिसके बाद बॉबी एमा का गला काटने आता है, लेकिन जिमी बॉबी को ये करने से रोकता है। जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई होती है और बॉबी जिमी को बहुत जोर से धक्का देता है। वो जाकर एक ऐसे कील पे लगता है कि उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। ये देखने के बाद बॉबी को एमा पर और ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से ही हुआ था। इसके बाद एमा और बॉबी की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। लड़ाई के दरमियान बॉबी के हाथ में वो हैंडकफ फंस जाती है, जिसके बाद मार्क की बॉडी को घसीटता हुआ वो एमा के पीछे जाता है। इसके बाद वो एमा के पाँव में खंजर से हमला भी करता है, लेकिन एमा जख्मी पाँव के साथ भागती रहती है और बॉबी मार्क की डेड बॉडी को अपने साथ घसीटता हुआ एमा के पीछे जा रहा होता है। एमा भागकर गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन गाड़ी के पीछे बॉबी खड़ा होता है, तो एमा उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर चली जाती है। लेकिन आगे जाके एमा की गाड़ी कॉटेज से टकराती है, जिसके बाद एमा बेहोश हो जाती है। इस सब चीजों में बॉबी को ज्यादा चोट नहीं आई होती, इसलिए वो एमा को मारने के लिए उसके पास आता है। जब वो गाड़ी में आकर एमा को देखते तो एमा वहाँ पर नहीं होती, लेकिन एमा काफी जख्मी होने की वजह से रेंगते हुए जा रही होती है। जिसके बाद बॉबी उसके पीछे आ रहा होता है और मार्क की बॉडी को घसीट रहा होता है क्योंकि उसके हाथ मार्क के हाथ के साथ बंधे होते हैं। इसके बाद बॉबी एमा को पकड़ लेता है और अपना बचाव करने के लिए एमा उसके सीने में चाकू मार देती है। जब वो दोनों बर्फ पर गिरते हैं तो उनके गिरने की वजह से लेक पर जमी बर्फ टूट जाती है और मार्क की डेड बॉडी पानी में जा रही होती है। क्योंकि मार्क के हाथ बॉबी के हाथ के साथ बंधे होते हैं तो बॉबी भी नीचे पानी में जा रहा होता है और वो अपने साथ एमा को भी पकड़ लेता है। जिसके बाद वो तीनों नीचे लेक में चले जाते हैं। एमा बॉबी से बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बच नहीं पा रही होती। तभी वो उसका खंजर निकाल के बॉबी की आंख में मार देती है, जिसके बाद बॉबी तड़पता रहता है और एमा को नहीं पकड़ता। इसके बाद एमा स्विमिंग करती हुई ऊपर आ जाती है, लेकिन बर्फ की लेयर की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन वो चाकू की मदद से उस लेयर को काटती है और फिर बर्फ के ऊपर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो अपनी वेडिंग रिंग भी पानी में ही फेंक देती है और वहीं बर्फ पर लेटकर वो ये सोच रही होती है कि वो इन सबसे आजाद हो गई है। इसके बाद एमा को पुलिस के सायरन की आवाज आती है और वो सुनने के बाद बेहोश हो जाती है, जिसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इस मूवी का स्टार्ट एक ब्राइड से होता है जो कि बहुत जख्मी होती है और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि एक आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसकी शक्ल के बजाय उसके जूते दिखाए जा रहे होते हैं और वो उसके पास आते ही ये कहता है कि तुम अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही हो और एक रुमाल से उसके जख्म साफ करना शुरू हो जाता है।
इसके बाद वो आदमी ब्राइड को ये कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और बैकग्राउंड में गन चलने की आवाज आती है और उस ब्राइड के सर में गोली लगती है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक लड़की की तरफ चला जाता है जो वही ब्राइड होती है। वो कार ड्राइव कर रही होती है और एक घर के आगे आके रुकती है। उस घर का दरवाजा नॉक करती है और उस घर के अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम वर्नीता होता है। वर्नीता और वो लड़की आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद उनके हाथ में एक एक चाकू दिखाया जाता है। अभी वो लड़ ही रहे होते हैं कि उनके घर के बाहर एक बस आकर रुकती है और दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची निकलती है। वो बच्ची वर्नीता की बेटी होती है। वर्नीता की बेटी को अंदर आता देखकर ब्राइड और वर्नीता अपना चाकू छुपा लेती हैं। वर्नीता अपनी बेटी से कहती है कि बेटा आप ऊपर चले जाओ और जब तक मैं दोबारा आपको आवाज ना दूं नीचे मत आना। इसके बाद ब्राइड इस बच्ची से बातें करने लग जाती है और उससे पूछती है कि बेटा आपकी एज क्या है। वो बच्ची से अपनी एज 4 साल बताती है, जिसको सुनने के बाद ब्राइड काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो उसकी एज भी इतनी ही होती। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ब्राइड की फैमिली और उसकी बेटी के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ था। जब वो बच्ची चली जाती है तो वर्नीता उससे ये बातें करने लग जाती है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और उसकी बेटी भी उसको बहुत प्यार करती है, तो उसकी ये बात मान ले कि उसे उसकी बेटी के सामने ना मारे और कल वो कहीं नदी के किनारे लड़ेंगे और जिसमें वो तलवार इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्नीता ब्राइड से ये पूछती है कि उसको मारने के बाद उसका बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन ब्राइड उसे जवाब में ये कहती है कि नहीं, उसका बदला पूरा नहीं होगा बल्कि उसकी फैमिली को मारने के बाद ब्राइड का बदला पूरा होगा। लेकिन वो इतनी जालिम नहीं है कि वर्नीता की पूरी फैमिली को मार दे, इसलिए सिर्फ वो वर्नीता को मारेगी। इसके बाद वर्नीता बॉक्स में एक गन छुपाकर ब्राइड की तरफ हमला करती है। ब्राइड उस शॉट से बच जाती है और अपने चाकू से वर्नीता पर हमला करती है, जिसके बाद वर्नीता वहीं मर जाती है। वर्नीता की बेटी अपनी माँ को मरा हुआ देखती है तो इस पर ब्राइड उसे ये कहती है कि उसकी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी और अगर इसका वो बदला लेना चाहती है तो वो जरूर आकर ब्राइड से मिले। इसके बाद ब्राइड अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और एक नोटबुक निकालती है जिसके ऊपर डेथ लिस्ट लिखा होता है। इस लिस्ट में एक नाम पहले ही कट चुका होता है और दूसरा नाम ब्राइड जाकर काट देती है, जिसका मतलब ये होता है कि वो 2 लोगों को मार चुकी है और बाकी भी और लोगों को मारेगी। इसके बाद सीन्स पास्ट में शिफ्ट हो जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी में बैठा चर्च की तरफ जा रहा है। उस चर्च में बहुत सी लाशें पड़ी होती हैं। लाशों में एक लाश उस ब्राइड की भी होती है जिसे पुलिस ऑफिसर देख के कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन जालिमों ने इसे भी नहीं छोड़ा क्योंकि ब्राइड की बेटी होने वाली थी। इसकी थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर को इस बात का अंदाजा होता है कि ब्राइड जिंदा है और उसे फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लिया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ब्राइड कोमा में चली गई है। कोमा में गए ब्राइड को 4 साल हो गए होते हैं और एक दिन दिखाया जाता है कि ब्राइड के हाथ पर एक मच्छर बैठता है जिससे ब्राइड की आंख खुल जाती है। ब्राइड उठते ही अपनी बेटी को ढूंढती है लेकिन उसको उसकी बेटी नजर नहीं आती। फिर उसे सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने सर पर हाथ लगाती है, लेकिन उसको तो 4 साल हो गए होते तो कोई निशान ही नहीं होता। ब्राइड इसके बाद बहुत रोती है, लेकिन फिर वो देखती है कि उसके रूम में कोई आ रहा है और बिल्कुल वो वैसे ही लेट जाती है जैसे वो थी। फिर वो देखती है कि एक डॉक्टर एक आदमी को उसके रूम में ला रहा है और उस आदमी को उसके साथ छोड़ दिया है। जैसे वो आदमी ब्राइड के करीब आता है तो ब्राइड उसके ऊपर हमला करती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद ब्राइड जब बेड से नीचे उतरने की कोशिश करती है तो उसे अंदाजा होता है कि वो पैरालाइज हो चुकी है। ब्राइड ऐसे ही रिड़ते हुए दरवाजे के पीछे चली जाती है। जब डॉक्टर उन दोनों को चेक करने आता है तो ब्राइड उस डॉक्टर पर पीछे से हमला करती है और उसका भी कत्ल कर देती है। उसके बाद वो उसकी पॉकेट से उसकी कार कीज निकालती है, व्हील चेयर पर बैठकर बाहर जाती है और उसकी कार को ढूंढ लेती है। इसके बाद वो कार की बैक सीट पर बैठ जाती है और अपने पाँव की तरफ देखते हुए ये कहती है कि प्लीज हरकत करो। ऐसे ही 13 घंटे गुजर जाते हैं। ब्राइड फिर देखती है कि उसके पाँव हिलना शुरू हो गए हैं और वो गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो किसी और शहर में चली गई है और वो एक आदमी से मिलती है जो तलवारबाजी सिखाते हैं। उसी आदमी से ब्राइड तलवारबाजी सीखती है। वो ब्राइड के लिए एक ऐसी तलवार बनाते हैं जो थोड़ी स्पेशल होती है। फिर दिखाया जाता है कि ब्राइड सोच रही होती है कि किस किस ने उसकी फैमिली को मारा था, जिसमें से एक औरत की आंख पे पट्टी बंधी होती है जो कि हॉस्पिटल में भी उसके पास आती है और उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है। तभी उसको एक आदमी का फोन आता है और वो उससे कहता है कि अभी वो उसे जहर का इंजेक्शन ना लगाए और ब्राइड के होश में आने के बाद उसे जहर का इंजेक्शन लगाए, इसमें उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है और फिर दूसरी औरत दिखाई जाती है जो जापानीज होती है। जिस वक्त ब्राइड के घर वालों को मारा गया था उस वक्त ये औरत बिल की असिस्टेंट रह चुकी थी, लेकिन अब वो औरत जापानीज माफिया बन चुकी थी। उसके बाद ब्राइड टोक्यो जाती है और वहाँ पर देखती है कि ये औरत वहीं पर ही किसी होटल में स्टे कर रही होती है। लेकिन ब्राइड को जिस औरत को मारना होता है वो उसको मारना इतना आसान नहीं होता क्योंकि अब वो एक गैंगस्टर होती है। उसके इर्द गिर्द बहुत सिक्योरिटी होती है। जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि ब्राइड उसकी एक असिस्टेंट को पकड़ लेती है। इसके बाद ब्राइड इसी असिस्टेंट के साथ वहाँ जाती है जहाँ पे जापानीज औरत स्टे कर रही होती है। वहाँ जाकर ब्राइड उस जापानीज औरत को आवाज देती है। जापानीज औरत के टाइम पर ना आने की वजह से ब्राइड को गुस्सा आ जाता है और वो असिस्टेंट का हाथ काट देती है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के सारे लोग भाग जाते हैं। इसके बाद वही जापानीज गैंगस्टर ब्राइड के सामने आ जाती है
और उसके बहुत सारे हेल्पर्स भी उसके साथ होते हैं जो बारी बारी ब्राइड से लड़ते हैं। ब्राइड सबसे लड़ती है और सबको मार देती है। इसके बाद एक हाई स्कूल की लड़की आकर ब्राइड से लड़ती है। दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है, लेकिन फिर भी ब्राइड जीत जाती है। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि जापानीज औरत ब्राइड को देख के मुस्कुराती है और उसका मजाक उड़ाते हुए ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आसानी से मार दोगी? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। और फिर वो अपने पास से एक खंजर निकालती है। जब वो उस खंजर को खोलती है तो उसके खोलने पर बहुत सारी बाइक्स की आवाजें आती हैं और बहुत सारे फाइटर्स उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन ब्राइड एक एक करके उन सब फाइटर्स को मार देती है। ब्राइड जब उन सबको मार चुकी होती है तो अपने पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर वो जापानीज औरत नहीं होती। उसे लगता है कि शायद वो भाग गई है, लेकिन जब वो होटल से बाहर जाती है तो वो जापानीज औरत वहीं खड़ी होती है। बाहर बर्फ पड़ी होती है और उसके बाद इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ती है। इन दोनों की लड़ाई में ये दिखाया जाता है कि पहले तो वो जापानीज औरत बहुत हमले कर रही होती है ब्राइड पे, लेकिन उसके बाद ब्राइड मौका देखते ही उस जापानीज औरत पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो जापानीज औरत वहीं मर जाती है। उस जापानीज औरत को मारने के बाद ब्राइड बहुत खुश होती है। इसके बाद ब्राइड जिस असिस्टेंट का उसने हाथ काट दिया होता है उसे बर्फ में एक हॉस्पिटल के आगे छोड़ देती है, जिसके बाद असिस्टेंट ब्राइड को ये बताती है कि इस सब के पीछे बिल था। इसके बाद ब्राइड एक नोटबुक लेती है जिसके ऊपर वो हेडिंग रखती है डेथ लिस्ट और उसमें 5 लोगों का नाम लिखती है, जिसमें पहला नाम उसी जापानीज लड़की का होता है। दूसरी लड़की वर्निटा थी जिसको मूवी के स्टार्ट में ब्राइड ने मार दिया था। उसके बाद तीसरा नाम छोड़ के चौथा नाम एली था। ये वो लड़की थी जिसकी आंख में पट्टी बंधी थी और हॉस्पिटल में उसको इंजेक्शन लगाने आई थी। 5वां नाम बिल का था जो कि इन सबका लीडर था। ब्राइड को जख्मी भी उसी ने ही किया था और दूसरा ब्राइड को जहर का इंजेक्शन भी वही लगवाना चाहता था। बाकी ये बात तो सब जानते हैं कि जैसे ब्राइड ने वर्निटा और उस जापानीज लड़की को मार दिया था वो इन सबको भी मार देगी। इसके बाद एंडिंग सीन्स में ये दिखाया जाता है कि जिस असिस्टेंट का हाथ ब्राइड ने काट दिया था वो हॉस्पिटल में है और उसके पास बिल आता है और उसे मुस्कुराते हुए ये पूछता है कि तुम्हारा हशर उसी औरत ने किया है ना? तो वो कहती है हाँ, और फिर उससे ये पूछता है कि तुमने उसे कहीं ये तो नहीं बता दिया कि उसकी बेटी जिंदा है? बिल के ये कहने के बाद ही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। मूवी पास से स्टार्ट होती है जिसमें ब्राइड अपने होने वाले शौहर के साथ और उसकी फैमिली के साथ बैठी होती है। क्योंकि उनकी शादी में अभी थोड़ा टाइम होता है, इस वजह से वो चर्च में बैठकर अपनी शादी के रिहर्सल कर रहे होते हैं कि अचानक ब्राइड को फील होता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वो बाहर जाती है। बाहर जाकर वो बिल को देखती है जो कि बेंच पे बैठा एक फ्लूट बजा रहा होता है। ब्राइड उसे देख के काफी हैरान होती है क्योंकि ब्राइड और बिल पहले रिलेशनशिप में थे। उसके बाद ब्राइड बिल से ये पूछती है कि आखिरकार बिल ने ब्राइड को ढूंढ लिया। इसके बाद बातें करने के बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर ब्राइड बिल का इंट्रोडक्शन अपने शौहर के सामने ये कह के करवाती है कि बिल उसके फादर हैं। और ब्राइड के फियांसे को ये झूठ भी नहीं लगता क्योंकि बिल की एज ब्राइड से बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद 4 लोग दिखाए जाते हैं जो चर्च से बाहर खड़े होते हैं। इनमें 3 औरतें और 1 आदमी होता है। ये वही लोग थे जिनका नाम उस डेथ लिस्ट में था बिल से ऊपर। बिल के अलावा जो आदमी इस गैंग में था वो बिल का अपना भाई बट था। इन दोनों की आपस में कोई ज्यादा क्लोजनेस तो नहीं होती, लेकिन बिल फिर भी ब्राइड के रिश्तेदारों और ब्राइड को मारने के लिए इसकी हेल्प लेता है। फिर ये दिखाया जाता है कि कैसे ये लोग बेरहमी से ब्राइड और उसके रिश्तेदारों को कत्ल कर देते हैं। और वही सीन्स आते हैं कि जब बिल ब्राइड से ये कह रहा होता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहने के बाद उसके सर में गोली मार देता है। ब्राइड इस गोली से बच जाती है, बल्कि वो 2 लोगों से बदला भी ले लेती है जिनमें वर्निटा और वो जापानीज औरत होती है। उसके बाद उसमें 3 लोगों से बदला लेना होता है जिनमें बिल, बट और एली होते हैं। एली वही औरत होती है जिसकी आंख में पट्टी बंधी थी। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में चली जाती है। प्रेजेंट में ये दिखाया जाता है कि बिल अपने भाई बट के पास आया और उसे ये कहता है कि ब्राइड जिंदा है और वो सबको मार रही है, तो अपना ख्याल रखना शुरू कर दो। और बिल बट से एक तलवार के बारे में भी पूछता है जिसको बिल ने ही ब्राइड को दिया था, लेकिन बट बिल को ये बताता है कि उसे उस तलवार के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि बट ने उस तलवार को बेच दिया था। इसके बाद बिल वहाँ से चला जाता है और बट को स्मोकिंग करते दिखाया जाता है। इसके बाद बट जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है तो उसे फील होता है कि जैसे कोई आया, और फिर ये दिखाया जाता है कि ब्राइड वहाँ पर आ जाती है। ब्राइड उसके घर का दरवाजा तोड़ के उसको मारने के लिए अंदर जाती है, लेकिन बट पहले से ही तैयार बैठा होता है और ब्राइड को शूट कर देता है। लकीली उस गन में कोई असली गोली तो नहीं होती, लेकिन उसमें सोर्ड के पीसेस होते हैं जिसकी वजह से
ब्राइड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। जख्मी होने के बाद बट ब्राइड को एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो ब्राइड को बांधकर एक कॉफिन में डाल देता है और उसको कब्र में रख देता है, यानी ब्राइड को जिंदा दफन कर देता है। जिसके बाद ब्राइड को काफी ज्यादा मुश्किल होती है और बट घर जाकर एली को फोन करता है और वो उसे फोन पर ये बताता है कि उसने ब्राइड को मार दिया और उसकी तलवार भी ले ली। तलवार को सुन के एली उसको ऑफर करवाती है कि अगर वो तलवार उसे 1 मिलियन में बेच दे। ये ऑफर सुनकर बट फौरन मान जाता है और अगले ही दिन एली तलवार लेने के लिए आ जाती है। तलवार देखने के बाद बट एली से ये कहता है कि वो उसे पैसों का बैग दे दे और एली ऐसे ही करती है। जैसे ही बट खुशी से पैसों का बैग खोलता है तो उसमें पैसों के अलावा एक सांप भी होता है। सांप बट पर हमला करता है जिसके बाद बट की मौत हो जाती है। यही मौका देखते हुए एली सारे पैसों को बैग में डाल रही होती है और बिल को कॉल करके ये कहती है कि एली ने ब्राइड को मार दिया और अगर एली ऐसा ना करती तो ब्राइड बिल और एली को ऐसे ही कत्ल कर देती जैसे उसने बट को कत्ल किया है। और उसके बाद सीन्स पास में चले जाते हैं जहाँ पर ब्राइड और बिल बैठे होते हैं। बिल ब्राइड को ये बताता है कि एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं और अगर वो किसी को ट्रेन करे तो वो ट्रेन हुआ आदमी किसी को भी आसानी से कत्ल कर सकता है। और फिर ब्राइड उसी आदमी के पास ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ब्राइड उसके पास जाकर बहुत मेहनत करती है और उससे बहुत सारे स्किल्स सीखती है और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन ब्राइड ट्रेन हो जाती है। इसके बाद सीन्स दोबारा से प्रेजेंट में एली की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर एली के पास ब्राइड आ जाती है। दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और फिर ब्राइड एली को ये कहती है कि मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी जाया कर दूंगी जिस तरीके से तुम्हारी पहली आंख जाया हुई थी। और फिर दिखाया जाता है कि जहाँ पे ब्राइड ने जिस आदमी से ट्रेनिंग ली थी वहीं पर ही एली भी ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन एली उस आदमी को कहती है पागल बूढ़ा आदमी, जिसकी वजह से वो आदमी गुस्से में आकर एली की एक आंख को जाया कर देता है। और फिर ये दिखाया जाता है कि ब्राइड भी बिल्कुल उसी तरीके से एली की आंख पर हमला करती है जिससे एली की दूसरी आंख भी जाया हो जाती है। इसके बाद एली बहुत तड़पना शुरू हो जाती है। इसके बाद ब्राइड उसे वहीं पे तड़पता छोड़कर बाहर आ जाती है। इसके बाद ब्राइड बिल के एक दोस्त से मिलती है और उसे बिल का पता जानना चाहती है क्योंकि अब डेथ लिस्ट में बचा सिर्फ एक ही नाम होता है और वो नाम बिल का होता है। इसके बाद बिल का वो दोस्त ब्राइड को बिल का पता बता देता है और ब्राइड ढूंढते हुए बिल के घर के बाहर तक पहुंच जाती है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो आराम से ये देख रही होती है कि किस तरीके से बिल पर हमला कर सके। वो दरवाजा तोड़कर जब घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे एक छोटी सी बच्ची नजर आती है जिसके साथ बिल खेल रहा होता है। ये बच्ची बिल और ब्राइड की थी। ब्राइड ये देखते ही पहचान जाती है कि उसी की बेटी है। ब्राइड उसे गले से लगाती है और उसे ये भी बताती है कि वो 4 साल से कोमा में थी, नहीं तो वो जरूर अपनी बेटी से आकर मिलती। बेटी उसे देखिए बहुत खुश होती है और वो भी अपनी माँ को बहुत प्यार करती है। इसके बाद ब्राइड अपनी बेटी को रूम में लेके जाती है, उसे सुलाती है, उसको बेड टाइम स्टोरीज भी सुनाती है। उसको सुलाने के बाद वो कमरे से बाहर आती है और बिल के पास बैठ जाती है। वो अचानक ये सोच रही होती है कि किस तरीके से बिल पर हमला करे, लेकिन बिल ब्राइड को एक डांट मारता है जिसके बाद ब्राइड के मुंह से सिर्फ सच ही निकलेगा। उसके बाद बिल ब्राइड से ये पूछता है कि ब्राइड ने बिल को क्यों छोड़ दिया था, तो ब्राइड बिल को ये बताती है कि बिल एक बुरा आदमी है और वो किसी बुरे आदमी के साथ और ज्यादा नहीं रहना चाहती थी और ना ही बिल के लिए मजीद कोई बुरा काम करना चाहती थी, क्योंकि वो अब अपनी बेटी के साथ एक अच्छी और पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहती थी। ये सुनकर बिल को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई होती है। तभी दिखाया जाता है कि ब्राइड को वही सारे स्किल्स याद आ जाते हैं जो उसने अपने मास्टर से सीखे थे और वो सारे वही अप्लाई करके बिल को मारने की कोशिश करती है और ब्राइड अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। मरने से पहले बिल के मुंह पर एक इवल स्माइल होती है, लेकिन आखिरकार वो आदमी इस दुनिया से चला जाता है, यानी मर जाता है। इसके बाद ब्राइड को बहुत सुकून आ जाता है क्योंकि बिल को मारने के बाद उसका बदला पूरा हो गया था। अपनी बेटी को गोद में उठाने के बाद वो उससे और प्यार करती है। एंडिंग सीन्स में ये दिखाया जाता है कि ब्राइड और उसकी बेटी बैठे टीवी देख रहे होते हैं और ब्राइड ये सोच रही होती है कि लाइफ में कितनी मुश्किलात के बाद उसने अपना बदला पूरा किया और अपनी बेटी को देखा है और वो अपनी बेटी को प्यार करती है। यहीं पर ही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इस मूवी में ये दिखाया जाएगा कि कैसे एक लकी का पपेट इंसान बन जाता है। मूवी का स्टार्ट एक कारपेंटर से होता है जो बहुत गरीब आदमी होता है। इस कारपेंटर का नाम जिपेटो होता है। जिपेटो ये सोचता है कि क्यों ना वो पपेट शो खोलकर उससे पैसा कमाए। उसे एक आदमी ये कहता है कि पपेट शो खोलने के लिए उसे बहुत सारे पपेट्स की जरूरत पड़ेगी। जिपेटो कारपेंटर तो पहले ही होता है, लेकिन वो इतना गरीब होता है कि उसके पास कोई लकड़ी नहीं होती। लकड़ी लेने के लिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त उसे एक ऐसी लकड़ी देता है जो हिल सकती है। जिपेटो उस पे बहुत मेहनत करता है और अचानक वो उसे बहुत प्यारा एक छोटा सा बॉय बना देता है। उससे बातें करते हुए वो अचानक उसे ये सिखाना शुरू हो जाता है कि वो पपेट उसे डैड बोले। वो पपेट उसे डैड बोलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद जिपेटो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं होता और वो उसको अपना बेटा बना लेता है। इसके बाद जिपेटो उस पपेट का नाम पिनोकियो
पिनोकियो रखता है। अगले दिन जिपेटो और पिनोकियो दोनों बाहर जाते हैं तो पिनोकियो भागकर बहुत आगे चला जाता है और उसके बाद एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो आराम से बैठ जाता है। वहाँ पर उसे एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है जो पिनोकियो को ये समझाता है कि उसके बाप ने उसे बहुत मेहनत से बनाया है तो उसको तंग ना करे, लेकिन पिनोकियो से ये कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोने लगा हूँ। इसके बाद पिनोकियो आग के आगे अपने पाँव रख के एक कुर्सी पर लेट जाता है। क्योंकि पिनोकियो एक लकड़ी का पपेट होता है तो आग के आगे पाँव रखने की वजह से उसके पाँव जल जाते हैं। जब जिपेटो पिनोकियो के पास आते हैं और देखते हैं कि उसके पाँव जल गए हैं तो वो उससे पूछते हैं ये कैसे हुआ। उसके बाद पिनोकियो से बताता है कि ये कैसे हुआ था। पिनोकियो ने ये भी कहता है कि किसी तरीके से वो उसके पाँव ठीक कर दें, लेकिन पिनोकियो से उसके फादर ये प्रॉमिस लेते हैं कि आज के बाद वो उन्हें तंग नहीं करेगा और कल से स्कूल भी जाएगा। पिनोकियो उनसे ये प्रॉमिस कर लेता है और इसके बाद पिनोकियो के पाँव बिल्कुल ठीक कर दिए जाते हैं। जिपेटो यानी पिनोकियो के फादर एक बहुत गरीब आदमी होते हैं, इसलिए पिनोकियो की बुक्स लेने के लिए उन्हें अपने कपड़े बेचने पड़ते हैं। अगले दिन वो पिनोकियो को स्कूल छोड़ने जाते हैं कि रास्ते में देखते हैं एक पपेट शो होता है। पिनोकियो के उसके फादर ये कहते हैं कि ये पपेट शो में वो अपने जैसे लोग भी देख सकेगा, लेकिन स्कूल से आने के बाद ही वो पपेट शो देख सकता है। पिनोकियो अपने फादर से मिलकर स्कूल के अंदर चला जाता है, लेकिन वो देखते हैं जैसे ही उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं तो वो स्कूल से बाहर आ जाता है और अपनी बुक्स बेचकर उस पपेट शो की टिकट्स ले लेता है। इसके बाद वो पपेट शो देखने जाता है और जब अपने जैसे लोग देखते हैं तो वहाँ जाकर उनको गले लगा रहा होता है। पपेट शो का ऑनर ये देख के बहुत हैरान होता है कि ये पपेट खुद कैसे चल रहा है और वो शो खत्म होने के बाद ही पिनोकियो को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ पिनोकियो के फादर जब पिनोकियो को स्कूल से लेने आते हैं तो उनको बताया जाता है कि पिनोकियो स्कूल आया ही नहीं था। फिर एक आदमी ने ये बताता है कि पिनोकियो पपेट शो देखने गया था। जब वो पपेट शो की तरफ जाते हैं तो वो सब लोग वहाँ से जा चुके होते हैं और दूसरी तरफ पिनोकियो दिखाया जाता है जिसको वो पपेट शो का ऑनर जान से मारने वाला होता है। पिनोकियो उस पपेट शो के ऑनर को बताता है कि उसके फादर एक बहुत गरीब आदमी है और उसको ना मारे, जिसके बाद वो पपेट शो का ऑनर ये कहता है वो पिनोकियो की जगह दूसरे पपेट को मार देगा। ये सुनकर पिनोकियो को बहुत हैरानी होती है और वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके उस पपेट शो के ऑनर को कहता है कि वो पिनोकियो को ही मार दे। देखकर वो पपेट शो का ऑनर बहुत हैरान हो जाता है और वो उन दोनों को छोड़ देता है। जैसे उसको ये पता चलता है कि इसके फादर बहुत गरीब है तो वो पिनोकियो को 5 गोल्ड की कॉइन्स देता है कि वो अपने फादर को जाके दे दे। उसके बाद वो उसे जाने का बोलता है। इसके बाद पिनोकियो सारे पपेट्स को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। रास्ते में पिनोकियो को 2 लोग मिलते हैं, एक का नाम कैट और एक का नाम फॉक्स होता है। जैसे वो पिनोकियो के पास पैसे देखते हैं तो वो पिनोकियो को बड़ी चालाकी से ये कहते हैं कि वो उसके पैसों को डबल कर सकते हैं और उसके बाद वो उसे एक होटल में ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो उसके साथ मिलकर खाना खाते हैं। जैसे ही पिनोकियो वहाँ से जाने की बात करता है तो वो दोनों से ये कहते हैं कि आज की रात पिनोकियो यहीं सो जाए, कल सुबह चला जाए। पिनोकियो वहीं सो जाता है। उसके बाद वो पिनोकियो से एक गोल्ड कॉइन लेके वहाँ से चले जाते हैं। जब पिनोकियो सुबह उठता है तो उसे ये बताया जाता है कि वो दोनों लोग भाग गए हैं और सारा बिल पिनोकियो को ही देना पड़ेगा। इसके बाद पिनोकियो दोबारा जंगल की तरफ जाता है तो उसे वही टॉकिंग क्रिएचर मिलता है जो उसको स्टार्ट में मिला था और वो क्रिएचर पिनोकियो को ये भी कहता है कि वो इस जंगल में ना जाए क्योंकि इस जंगल में खतरा है और कोई भी उसको मार सकता है। और वो पिनोकियो को ये भी बताता है कि उसके फादर पिनोकियो को बहुत मिस कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि शायद वो दोबारा उससे नहीं मिल सकेंगे, लेकिन पिनोकियो दोबारा से इस क्रिएचर को सीरियस नहीं लेता और आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फॉक्स और कैट अपने आप को एक व्हाइट कपड़े में लपेट के पिनोकियो के पीछे लग जाते हैं ताकि उसे बाकी गोल्ड कॉइन्स भी ले सकें। पिनोकियो उनसे बचता बचाता एक हॉन्टेड हाउस के करीब पहुंचता है जिसके ऊपर एक लड़की दिखाई जाती है। वो लड़की पिनोकियो के लिए दरवाजा नहीं खोलती, जिसकी वजह से फॉक्स और कैट पिनोकियो को पकड़ के ले जाते हैं और एक दरख्त के साथ लटका देते हैं। सुबह ये दिखाया जाता है कि एक आदमी उसी हॉन्टेड हाउस से आता है और पिनोकियो को ले जाता है और वही लड़की जो उस हॉन्टेड हाउस में रहती थी वो एक फेरी होती है और वो वहाँ पर पिनोकियो का इलाज करवाती है। पिनोकियो के ठीक होने के बाद फेरी उससे ये सब कुछ पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आया। एम्बेरसमेंट के डर से पिनोकियो से झूठ बोलता है जिसकी वजह से पिनोकियो की नाक बहुत लंबी हो जाती है। इसके बाद फेरी को पिनोकियो पे तरस आ जाता है, जिसके बाद वो बर्ड्स को अंदर बुलाती है और पिनोकियो की नाक को नॉर्मल करवा देती है। फेरी और पिनोकियो आपस में बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर फेरी पिनोकियो को ये समझाती है कि वो वापस अपने फादर के पास चला जाए और खुद उसे वहाँ तक छोड़ कर आती है। लेकिन पिनोकियो अपने फादर के पास जाने की बजाय दोबारा से फॉक्स और कैट से मिलता है जो उसको दोबारा बेवकूफ बनाकर ये कहते हैं कि वो उसके पैसे को डबल कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों पिनोकियो को ये कहते हैं कि अगर वो अपने पैसों को मिट्टी में दबा दे और पानी डाले तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त आ जाएगा, जिसके बाद पिनोकियो बहुत अमीर हो जाएगा। पिनोकियो पानी लेने जाता है। जब वो पानी लेकर वापस आता है तो देखता है वहाँ पर कैट भी नहीं होता और फॉक्स भी नहीं होता। वो अपने पैसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर उसके पैसे भी नहीं होते। तब उसे अंदाजा होता है कि वो उसे बेवकूफ बनाकर वहाँ से जा चुके हैं। इसके बाद पिनोकियो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर जज को सारी बात बताता है। जज उल्टा पिनोकियो को ही कैद करवाने का ऑर्डर दे देता है। ये सुन के पिनोकियो को बहुत
बहुत हैरत होती है, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे ये बताते हैं कि यहाँ पर इनोसेंट को सजा मिलती है। अचानक पिनोकियो अपना दिमाग लगाते हुए ये कहता है कि सारी गलती पिनोकियो की थी, जिसके बाद जज उसे छोड़ देता है। इसके बाद पिनोकियो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद पिनोकियो को ये पता चलता है कि उसके फादर उसे ढूंढने के लिए नॉर्थ अमेरिका चले गए हैं। इसके बाद पिनोकियो अपने फादर को ढूंढने के लिए नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में छलांग लगा देते हैं। नॉर्थ अमेरिका पहुंचने की बजाय वो समंदर के किसी किनारे पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे बचाकर कोई अपने घर ले जाता है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो फेरी ही थी, लेकिन वो फेरी अब बड़ी हो गई है। पिनोकियो उसे देख के बहुत हैरान होता है और उससे ये पूछता है कि वो इतनी बड़ी कैसे हो गई। पिनोकियो भी बड़ा होना चाहता है, तो पिनोकियो को वो फेरी ये बताती है कि पिनोकियो एक पपेट है जो कि कभी बड़े नहीं होते बल्कि ऐसे ही मर जाते हैं। ये सुनकर कि पिनोकियो कभी बड़ा नहीं हो सकता, पिनोकियो बहुत अपसेट हो जाता है। जिसके बाद वो फेरी पिनोकियो को ये कहती है कि अगर वो अच्छा पपेट बनेगा तो वो उसे इंसान में चेंज कर देगी। ये सुनकर पिनोकियो बहुत खुश होता है और रोज स्कूल जाना शुरू हो जाता है। स्कूल में जाने के बाद पिनोकियो की दोस्ती एक लड़के से होती है, जिसके बाद वो फिर पढ़ाई छोड़ देता है और हर वक्त उसके साथ खेलता रहता है। पिनोकियो घर बहुत लेट आता है, जिसके बाद फेरी ये कहती है कि आज घर का दरवाजा नहीं खुलेगा, पिनोकियो बाहर ही रहेगा ताकि उसको अच्छा सबक मिल जाए। जब पिनोकियो अगले दिन स्कूल जाता है तो उसे ये पता चलता है कि आज उसका दोस्त नहीं आया। इसके बाद पिनोकियो स्टडीज में ध्यान देना शुरू हो जाता है और एक अच्छा पपेट बन जाता है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद पिनोकियो की मुलाकात उसी बच्चे से होती है जो उसका दोस्त होता है। वो पिनोकियो को ये बताता है कि वो दूसरे शहर में जा रहा है जहाँ पर वो सिर्फ हर वक्त खेल सकता है और उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर पिनोकियो हैरान हो जाता है। जब पिनोकियो उसे छोड़ने जाता है तो पिनोकियो का इरादा बदल जाता है, वो उसके साथ बैठकर उसी जगह पर चला जाता है। सब बच्चे उस जगह पर बहुत खेल रहे होते हैं और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि पिनोकियो और उसका फ्रेंड जब सोकर उठते हैं तो उनके कानों की जगह वहाँ पर डोंकीज के कान होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके वो दोनों डोंकी बन जाते हैं। फिर ये बताया जाता है कि वहाँ का आदमी बच्चों को लालच देकर बुलाता है और फिर डोंकी में चेंज करके उन्हें बेच देता है। इसी तरह पिनोकियो को भी बेच दिया जाता है। जिस आदमी के पास पिनोकियो जाता है वो आदमी सर्कस का ओनर होता है और वो पिनोकियो से बहुत खतरनाक काम करवाता है। उस शो में फेरी भी आई होती है और पिनोकियो को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो ओनर पिनोकियो को पानी में डालकर मारने की कोशिश करता है ताकि उसके स्किन के साथ कोई और काम किया जा सके। जब वो लोग पिनोकियो को समुद्र में फेंकते हैं तो पिनोकियो मरता नहीं है बल्कि पपेट बन जाता है। जिसके बाद वो बचता बचाता एक कैटफिश के पास पहुंच जाता है, जो कैटफिश उसे खा जाती है। कैटफिश एक बहुत बड़ी फिश होती है जो कि थोड़ी बहुत मॉन्स्टर की तरह भी लग रही होती है। वहाँ पर वो जाकर ये देखता है कि पिनोकियो के फादर भी उसी कैटफिश के पेट में है और एक टूना भी उस कैटफिश के पेट में होती है। वो टूना फिश पिनोकियो को ये सजेस्ट करती है कि टाइम मिलते ही वो यहाँ से चला जाए। पिनोकियो अपने फादर के साथ ऐसे ही करना चाहता है, लेकिन उसके फादर स्विमिंग ना आने की वजह से बहुत ज्यादा डरे होते हैं। पिनोकियो अपने फादर को हौसला देता है कि अपने ऊपर यकीन रखें। इसके बाद पिनोकियो, उसके फादर और वो टूना उस फिश के मुंह से बाहर निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो टूना उनको रास्ते में हेल्प करती हुई एक समंदर के किनारे तक ले आती है। पिनोकियो और उसके फादर करीबी एक जगह देखते हैं जहाँ पर एक खाली घर होता है। वो वहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं। तब पिनोकियो को ये फील होता है कि उसके फादर की हालत बहुत खराब है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और वो हेल्प लेने पास के एक आदमी के पास आता है। वो आदमी एक फार्मर होता है। वो फार्मर पिनोकियो की हेल्प करने के लिए उसे अपने पास जॉब दे देता है। पिनोकियो सारे दिन बहुत मेहनत करता है। सारे दिन की मेहनत के बाद पिनोकियो दूध अर्न करता है और अपने फादर के लिए लेकर आता है। इसी तरह पिनोकियो रोज बहुत मेहनत करता है और अपने फादर का काफी ज्यादा ख्याल रखता है। एक दिन अपने जॉब से वापसी पर पिनोकियो की मुलाकात कैट और फॉक्स से होती है, जिनकी हालत अब बहुत बुरी हो गई होती है। लेकिन इसके बावजूद वो पिनोकियो को दोबारा से ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिनोकियो बहुत अक्लमंद हो गया होता है और उनकी बातों में नहीं आता और उन दोनों के पास से चला जाता है। ये देखकर फेरी को बहुत खुशी होती है और वो पिनोकियो से मिलने आती है। वो फेरी पिनोकियो को ये भी कहती है कि वो आज उसे इंसान बना देगी और फिर उसको एक छोटे से लड़के में तब्दील कर देती है। फिल्म के एंडिंग सीन्स में ये दिखाया जाता है कि पिनोकियो अपने फादर के पास भागा जा रहा होता है। जब पिनोकियो के फादर ये देखते हैं कि पिनोकियो लकड़ी का पपेट नहीं बल्कि एक इंसान बन चुका है तो वो बहुत खुश होते हैं और भागे भागे पिनोकियो की तरफ आते हैं और दोनों बाप बेटा एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसी पर ही मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये लेसन मिलता है कि अगर हम इंसान एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते तो हम भी एक पपेट की तरह ही हैं। इस वजह से हमें एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।